कल्पना कीजिए आसमान से आग बरस रही हो। एक ऐसा देश जिसके शहर मलबे में तब्दील हो चुके हों। मासूम बच्चों के स्कूलों पर मिसाइलें गिर रही हों। Iran has held a mass funeral in the southern city of Minab for 165 schoolgirls and staff killed in the Tehran. और दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर ने उस देश का गला सैंक्शंस और नेवल ब्लॉकेड से घोंट दिया हो। We will be instituting the highest level of economic sanction. President Trump has signed an executive order announcing new sanctions on Iran. At the stroke of midnight, the U.S. will reimpose stiff economic sanctions on Iran. पश्चिमी देशों को लगा था कि वह देश अब खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर इतिहास का सबसे बड़ा उलटफेर होता है। जिस देश को अमेरिका और इजराइल ने दुनिया के नक्शे से मिटाना चाहा था, उसी देश को अमेरिका $300 बिलियन कॉम्पनसेशन के तौर पे देगा, या ये कह लीजिए कि रिकंस्ट्रक्शन के लिए देगा, और अपनी साइड से वो पेशकश कर रहा है। हम समझेंगे कि कैसे महीनों तक बमबारी झेलने के बाद भी ईरान ने दुनिया के सबसे बड़े अग्रेसर्स को अपने सामने बातचीत की मेज पर बैठने को मजबूर कर दिया। दोस्तों, यहाँ एक पल रुकिए और सोचिए कि क्या सच में ये युद्ध शांति स्थापित करने के लिए लड़े जाते हैं, या फिर ये युद्ध सिर्फ हथियार के सौदागरों और कुर्सी बचाने वाले नेताओं की एक खूनी खेल है। क्या ये खुला युद्ध अपराध नहीं है? आइए इस खेल को शुरू से समझते हैं। इस तबाही की शुरुआत रातों रात नहीं हुई। 2015 में ईरान ने दुनिया के साथ एक शांतिपूर्ण न्यूक्लियर समझौता किया था, जिसे JCPOA यानी जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन कहा जाता है। ईरान ने अपने सारे वादे निभाए। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने भी अपनी कई रिपोर्ट्स में इस बात की पुष्टि की थी, लेकिन 2018 में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस डील को एक तरफा तोड़ दिया और ईरान पर दशकों का सबसे भयानक सैंक्शंस थोप दिया। President Trump has signed an executive order announcing new sanctions on Iran. At the stroke of midnight, the U.S. will reimpose stiff economic sanctions on Iran. इन सैंक्शंस का मकसद सिर्फ सरकार को गिराना नहीं था, बल्कि ईरान के आम नागरिकों की जिंदगी को नर्क बनाना था। दवाओं की कमी, आसमान छूती महंगाई और भयानक आर्थिक तंगी से ईरान को भीतर ही भीतर तोड़ने की कोशिश की गई। जब सैंक्शन से भी कोई काम नहीं चला, तो फरवरी 2026 में इजराइल और USA ने मिल करके ईरान के ऊपर अब तक का ऐतिहासिक सबसे भयानक एयर स्ट्राइक शुरू कर दिया। ह्यूमन राइट्स संस्थाओं के मुताबिक इस वॉर में 3600 से ज्यादा ईरानियंस मारे गए। साउदर्न ईरान के स्कूल पर हुए हमले में करीब 110 बच्चियों समेत लगभग 150 से ज्यादा जानें चली गईं। ईरान और US की मंशा साफ दिख रही थी, ईरान के वजूद को हमेशा के लिए मिटा देना, लेकिन अमेरिका और इजराइल ने ईरान के जज्बे को कमतर आंकने की भूल कर दी थी। इतिहास के सबसे बड़े एयर स्ट्राइक्स और नेवल ब्लॉकेड के बावजूद ईरान ने घुटने नहीं टेके। ईरान की IRGC ने डटकर मुकाबला किया। 250% इन्फ्लेशन और स्कूलों पर बमबारी के बावजूद ईरान के लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। जब US की सेंट्रल कमांडेंट ने ईरान के पोर्ट्स पर अपने सख्त नेवल ब्लॉकेड लगा दिए, तो ईरान ने अपना सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र निकाला। उसने दुनिया का सबसे अहम ऑयल ट्रांजिट रूट है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, उसे ब्लॉक कर दिया। अब आप जरा इस स्थिति को ध्यान से समझिए और देखिए कि अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री है, लेकिन ईरान ने इस समुद्री रास्ते को बंद करके पूरी दुनिया की जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसकी सांसें रोक दी। दुनिया का लगभग 20% ऑयल और गैस वहीं से गुजरता था। दुनिया का 20% ऑयल और गैस
वहीं रुक गया। ऑयल प्राइसेस आसमान छूने लगे और अमेरिका में एक भयंकर इकोनॉमिक कैटास्ट्रोफ का खतरा मंडराने लगा। असली ताकत अब किसके पास है? सवाल ये है। जब अमेरिका को ये एहसास हुआ कि वो ईरान को बमों से नहीं झुका सका और इकोनॉमी तबाह हो रही है, तब उसे मजबूरन नेगोशिएशन का रास्ता अपनाना पड़ा। पाकिस्तान, ओमान और कतर की मीडिएशन के बाद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और तेहरान से ईरानियन प्रेसिडेंट मसूद पेजिशकियान ने इलेक्ट्रॉनिकली एक 14 पॉइंट MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किए। तो चलिए दोस्तों समझते हैं एक आसान से शब्दों में इन 14 पॉइंट्स को। क्या हैं वो 14 पॉइंट्स जिन पर इन दोनों की सहमति हुई है? पॉइंट नंबर 1 ये है कि लेबनान समेत मिडिल ईस्ट के सभी फ्रंट्स पर तुरंत और स्थायी यानी परमानेंट सीज फायर लागू होगा। पॉइंट नंबर 2 ये है कि यूएस और ईरान एक दूसरे की सोवरेनिटी का सम्मान करेंगे, यानी यूएसए का जो ये रिजीम चेंज का एजेंडा था ये अब पूरी तरह खत्म हो गया है। आगे बढ़ते हैं, जिसमें यह है कि यूएसए तुरंत अपना नेवल ब्लॉकेड हटाएगा। बदले में ईरान अगले 60 दिनों के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कमर्शियल शिपिंग के लिए टोल फ्री खोलेगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि यूएस और उसके जितने भी रीजनल पार्टनर्स हैं मिल करके ईरान के लिए रिकंस्ट्रक्शन के लिए $300 बिलियन का फंड बना करके उसे देंगे। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि फाइनल डील में यूएसए सभी तरह से सैंक्शंस को पूरी तरह हटा देगा, यानी ईरान के ऊपर अब यूएसए कोई भी सैंक्शंस नहीं लगाएगा। नेक्स्ट ये है कि ईरान वादा करता है कि वो न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात ये है कि अभी जो 60% इनरिच्ड यूरेनियम है उसे देश के बाहर नहीं भेजा जाएगा, बल्कि IAEA की निगरानी में ऑन साइट ही डाउन ब्लेंड किया जाएगा। यूएसए तुरंत ऑयल एक्सपोर्ट्स के लिए वेवर्स जारी करेगा और दुनिया भर के जितने भी अटके हुए ईरान के डॉलर्स हैं, अरबों डॉलर्स हैं, जो फ्रीज किए हुए एसेट्स हैं, उनको फौरन रिलीज करेगा। इस पूरी पीस डील में इजराइल के प्रेसिडेंट बेंजामिन नेतन्याहू को पूरी तरह साइडलाइन कर दिया गया है। MOU के पॉइंट नंबर 1 में लेबनान में सीज फायर की बात है। उन्होंने ऐलान करते हुए कहा कि जब तक मैं PM हूं, ईरान के पास कभी भी न्यूक्लियर वेपन नहीं आएगा या वो नहीं आने देंगे। आखिर में इस अंतहीन युद्ध ने किसे फायदा पहुंचाया है या किसे पहुंचा रहा है? नेतन्याहू की खुद की राजनीतिक कुर्सी इसी युद्ध पर टिकी हुई है। अब वो शांति नहीं चाहते हैं, वो सिर्फ अपने पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए मिडिल ईस्ट को आग की भट्टी में झोंक रहे हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं है, क्योंकि उनके खुद की राजनीति की रोटी अब इसी पर सिक रही है। अब बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की। उनकी तो हिपोक्रेसी की कोई सीमा ही नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने MOU पर खुद साइन किया और उसके बाद खुद ही ईरान को धमकी दे डाली, इस बात का कोई सेंस नहीं है, इस बात का कोई मतलब नहीं बनता है और ना ही कोई मतलब रह जाता है कि जब आप अपनी ही बात पर कायम नहीं है। तो क्या वाकई ये कोई पीस डील है या फिर अमेरिका सिर्फ 60 दिनों का समय खरीद रहा है खुद के लिए, क्योंकि उनके सर पे चुनाव है और वो इस ऑयल प्राइस को कंट्रोल करना चाहते हैं। जिस तरीके से वो क्रैश हो रहा है उसे बचाने की कोशिश है, या फिर वो वाकई ये चाहते हैं कि ये डील हो जाए, वो पीस चाहते हैं, या सिर्फ किताबी बातें हैं? क्योंकि कागजी तौर पे तो वो कुछ और कहते हैं, शांति की बात करते हैं, लेकिन वहीं जब वो माइक उठाते हैं, दुनिया के सामने आते हैं, ट्वीट करते हैं या अपना वक्तव्य रखते हैं, तो वो हिंसा की ही बात करते हैं, धमकी ही देने की बात करते हैं। इसके अलावा तो और कुछ दिखाई नहीं देता है। दोस्तों, जब ये पूरी कहानी हम देखते हैं तो एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। क्या ईरान ने अपने वजूद को बचाकर ये युद्ध जीता है या अमेरिका ने अपने बमों से इस युद्ध को जीत लिया है? जब एक महाशक्ति अपने घमंड में किसी संप्रभु देश पर अंधाधुंध बम गिराती है और उसमें बच्चों और स्कूलों को निशाना बनाया जाता है, उसकी इकोनॉमी का गला घोंट दी जाती है, और फिर जब खुद की इकोनॉमी पर खतरा आता है तो उसी देश के सामने वो दोबारा खड़ा होकर के उसके लिए $300 बिलियन का फंड पेश करता है, एक ऑफर करता है। ये कहां तक उचित है? इतिहास के पन्नों में असली गुनहगार कौन कहलाएगा, ये बात भी सोचने वाली है। जो अपने घर को बचाने के लिए लड़ रहा था
था, या वो जो दुनिया भर में खून बहा करके खुद को शांति का दूत बताता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।